Hello everyone, I Riku Kumari Shukla from जमशेदपुर वुमेंस कॉलेज एमएड सेकेंड सेमेस्टर। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में बीएड फोर्थ सेमेस्टर का पेपर 8 के यूनिट 4 से सेकेंड बुलेट पढ़ाऊंगी, जिसका टॉपिक है पाठ्यक्रम के विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। आज हम लोग जानेंगे कि पाठ्यक्रम के निर्माण के लिए कौन कौन से सिद्धांत लागू किए जाते हैं, कौन कौन से सिद्धांत को देखे जाते हैं और कैसे पाठ्यक्रम बनाया जाता है। इसके बारे में आज हम लोग विस्तृत रूप से जानेंगे। पाठ्यक्रम के विकास के सिद्धांत को जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि पाठ्यक्रम क्या है। पाठ्यक्रम शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द करिकुलम का हिंदी रूपांतर है। करिकुलम जो शब्द है वह लैटिन भाषा के शब्द है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। शिक्षा के क्षेत्र में इस शब्द का अर्थ होता है छात्रों का कार्य क्षेत्र अथवा छात्रों के दौड़ का मैदान। यहाँ दो शब्द दौड़ और मैदान प्रयुक्त किया गया है। तो मैदान का अर्थ हुआ पाठ्यक्रम से और दौड़ का अर्थ हुआ छात्रों द्वारा अनुभव एवं क्रियाओं से। शिक्षक पाठ्यक्रम की सहायता से अपनी शिक्षण क्रियाओं को संपादन करता है और अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है। इस तरह छात्र मैदान में दौड़कर अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफलता प्राप्त करते हैं। शिक्षक के दृष्टि से पाठ्यक्रम एक दिशा और साधन है, जिसका अनुसरण कर शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। अनेक शिक्षा शास्त्रियों ने पाठ्यक्रम का अनेक प्रकार से परिभाषित किया है। जैसे कनिंघम महोदय ने कहा है, कलाकार के हाथों में यह एक साधन है जिसमें वह पदार्थ को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार स्टूडियो में ढाल सके। यहाँ पर कलाकार से अर्थ है शिक्षक, और उसके हाथ में जो यह साधन है यह का अर्थ हुआ पाठ्यक्रम, और जिसमें वह पदार्थ को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपने स्टूडियो में ढाल सके। तो यहाँ पदार्थ का अर्थ हो गया शिक्षार्थी और स्टूडियो जिसका अर्थ हुआ स्कूल। इसको दूसरे अर्थ में हम लोग ले सकते हैं कि पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ में पाठ्यक्रम एक साधन है जिससे वह शिक्षार्थी को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपने स्टूडियो अर्थात स्कूल में ढाल सकता है। उसी तरह मुनरो महोदय ने भी कहा है, पाठ्यक्रम में वे क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं। इस तरह से अनेक विद्वानों ने पाठ्यक्रम को परिभाषित किया है। अब हम लोग जानते हैं कि पाठ्यक्रम के सिद्धांत क्या हैं। पाठ्यक्रम के निर्माण के निम्नलिखित सिद्धांत हैं। किसी भी पाठ्यक्रम के निर्माण में दर्शन, समाज, राजतंत्र, अर्थतंत्र, विज्ञान एवं मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। चाहे कोई भी राष्ट्र हो, कोई भी समाज हो, ये सभी तत्व पाठ्यक्रम के निर्माण में अपना प्रभाव डालते हैं और इन तत्वों के प्रभाव को ही सिद्धांत का नाम दिया जाता है। शिक्षा के भिन्न भिन्न स्तर पर यह भिन्न भिन्न तरह का होता है और इसके निर्माण के कुछ मुख्य सिद्धांत है जिसे मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। इसका पहला सिद्धांत है उद्देश्यों की प्राप्ति का सिद्धांत। शिक्षा प्राप्त करने के कुछ उद्देश्य होते हैं और उस उद्देश्य के प्राप्त करने के लिए पाठ्यचर्या एक महत्वपूर्ण साधन है। उसके लिए आवश्यक है कि पाठ्यचर्या एक अच्छे ढंग से उसकी निर्माण हो, शिक्षा के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर इसका निर्माण हो और उसमें उन्हीं क्रियाओं को समावेश करना चाहिए जिससे कि छात्र का समुचित विकास हो सके और उनका अच्छी तरह से उनका व्यक्तित्व निखर सके। तो इन उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए पाठ्यक्रम के निर्माण में इन सब बातों को ध्यान रखा जाता है। दूसरा है उपयोगिता का सिद्धांत। दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है उपयोगिता का सिद्धांत। इस सिद्धांत का अर्थ है पाठ्यक्रम को वास्तविक जीवन से जोड़ना और छात्रों के लिए उपयोगी बनाना। उदाहरणार्थ आज के युग में कंप्यूटर का युग है। अगर हम लोग पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं और कंप्यूटर को हम लोग नज़रअंदाज करते हैं तो यह छात्रों के लिए
उपयोगी नहीं रह पाएगा। तो उस जो भी हम लोग पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं, तो आज के पाठ्यक्रम में कंप्यूटर का जरूरी स्थान देना चाहिए। तीसरा है रचनात्मक कार्य का सिद्धांत। इस सिद्धांत में प्रत्येक बालक अपने आप में अद्वितीय होता है और उसमें कुछ न कुछ सृजन की शक्ति होती है। अतः पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि विद्यार्थियों को अपने अंदर जो छुपी हुई जो उनकी रचनात्मक शक्ति है वह पहचानने में सहायक हो और स्वयं के उनकी पहचान करके वह उसे निखारने का अवसर उस छात्र को प्रदान किया जाए, ताकि उसके अंदर जो भी छिपी हुई शक्ति है, जो भी छिपा हुआ टैलेंट है, वो निखर के आ जाए। चौथा है वरीयता क्रम का सिद्धांत। वरीयता क्रम का सिद्धांत। पाठ्यचर्या अनेक विषयों का समूह होता है, लेकिन यह समूह जो है अव्यवस्थित नहीं होता। हर विषय में उसको क्रमानुसार इस पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है उसका लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, बल्कि एक निश्चित व्यवस्था में सारे विषय बंधे होते हैं। और यह व्यवस्था जो होता है पाठ्यचर्या में शामिल विषय एवं प्रत्येक विषय में शामिल पाठ्य वस्तु के क्रम को विद्यार्थियों की आवश्यकता के आधार पर निर्धारित किया जाता है। अतः पाठ्यचर्या का निर्माण करते समय हमें इस वरीयता के क्रम को भी ध्यान में रखना पड़ता है कि किस विषय को पहले पढ़ाना है, किस विषय को बाद में पढ़ाना है, किस विषय में क्या चीज़ पहले डालना है। यह सारे सिद्धांतों को ध्यान में रखना पड़ता है। हाँ, पांचवा है अग्रदर्शिता का सिद्धांत। अग्र मतलब आगे, दर्शिता मतलब दिखाना। शिक्षा विद्यार्थियों का सिर्फ वर्तमान ही नहीं वरन भविष्य भी संवारती है। छात्रों को इस तरह से तैयार किया जाता है कि उसका जो भविष्य हो सुंदर हो और वह आत्मनिर्भर हो सके। अतः पाठ्यचर्या का निर्माण करते समय हमें इस तथ्य को ध्यान रखना पड़ता है और उसके आगे का छात्रों के भविष्य के बारे में सोचकर पाठ्यचर्या का निर्माण करना पड़ता है। भविष्य में शिक्षा की दशा एवं दिशा क्या होगी यह भी सोचना पड़ता है। आज के आवश्यकता के अनुसार क्या शिक्षा है और भविष्य में क्या शिक्षा होगी। जैसे अभी इस कोरोना के ये में ही देखिए, अभी हम लोग ऑनलाइन बच्चों को ऑनलाइन क्लास करवाया जा रहा है। पहले यह जो कक्षा में जो पढ़ाई होती थी वह कक्षा में करवाया जाता था। तो अब जो पाठ्यक्रम का निर्माण होगा तो इसके अनुसार तैयार किया जाएगा और इसको भी ध्यान में रखा जाएगा कि अब इसकी भी आवश्यकता हो सकती है कि ऑनलाइन क्लास करवाना जरूरी हो। उसके बाद किस क्षेत्र में भविष्य में किस क्षेत्र में वह बच्चा जो है कुशल बनेगा या मानव शक्ति की कौन सा क्षेत्र मानव शक्ति मांग करेगी, इसका भी ध्यान रखना होगा। और इन तथ्यों को ध्यान में रखकर पाठ्यचर्या में पाठ्य वस्तु का समावेश किया जाएगा ताकि पाठ्यचर्या वर्तमान के साथ साथ भविष्य के आवश्यकताओं को भी पूर्ति करे और बच्चे उस पाठ्यचर्या के द्वारा शिक्षा ग्रहण कर संतुष्ट हो सके। छठा है आवश्यकता का सिद्धांत। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। पाठ्यचर्या विद्यार्थियों के लिए निर्मित किया जाता है, न कि विद्यार्थी पाठ्यचर्या के लिए बने हैं। जिस तरह का पाठ्यचर्या होगा विद्यार्थी उस तरह के बनेंगे। ऐसा नहीं है कि विद्यार्थी को देखकर पाठ्यचर्या बनाया जाता है। पाठ्यचर्या विद्यार्थियों को भविष्य को सुधारने के मकसद से उसको तैयार किया जाता है। तो अतः पाठ्यचर्या का निर्माण करते समय विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को भी हमें ध्यान रखना चाहिए। विद्यार्थियों की आवश्यकताएं सामाजिक होती हैं, राजनीतिक होती हैं, आर्थिक एवं धार्मिक भी होती हैं और परिस्थिति के अनुसार उनकी यह और भी आवश्यकताएं जो है वह बदलते रहती है। अतः पाठ्यचर्या के निर्माण में इस बात को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि विद्यार्थी किस सामाजिक और राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक परिस्थिति में रहते हैं, कैसा उनका समाज है, किस धर्म से हैं, कैसा उनकी आर्थिक स्थिति है और
किस परिस्थिति में वह रह रहे हैं, इसके अनुसार भी पाठ्यचर्या का निर्माण करना चाहिए। इसके इतर विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास की अवस्थाओं पर भी यह पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है। पाठ्यचर्या निर्माण के समय विद्यार्थियों के शारीरिक एवं मानसिक विकास की अवस्थाओं को भी विशेष रूप से ध्यान में रखा जाता है। जिस तरह के बच्चे होते हैं, जैसे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं तो उनके लिए अलग पाठ्यचर्या का पाठ्यक्रम का निर्माण होता है। अगर बच्चे मंद बुद्धि हैं तो उनके लिए अलग होता है। अगर बच्चे दिव्यांग बच्चे हैं तो उनके लिए पाठ्यक्रम का अलग निर्माण होता है। इस तरह बच्चों के आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम का सिद्धांत किया जाता है, निर्माण का सिद्धांत किया जाता है। रुचि का सिद्धांत। रुचि मतलब किस चीज़ में बच्चों की इच्छा है, किस चीज़ में वह इंटरेस्ट ले रहे हैं। अतीत में हुए अनेक शोध कार्यों द्वारा यह प्रमाणित हो चुका है कि विद्यार्थियों की रुचि एवं उनके शैक्षिक उपलब्धि में गहन संबंध है। अगर बच्चे जिस सब्जेक्ट में जिस विषय को पढ़ने को में उन्हें पसंद आ रहा है कि हाँ, किसी बच्चे को इतिहास पढ़ने में अच्छा लगता है तो किसी को गणित पढ़ने में अच्छा लगता है, या फिर किसी बच्चे को कोई बच्चा हिंदी में अच्छा है, तो उनके अनुसार उस पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। और इसका कारण यह है कि जिस कार्य में विद्यार्थी की रुचि होती है उससे उन्हें सीखने में आसानी होता है, और सीखने के लिए विद्यार्थी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं। जिस विषय में उन्हें रुचि होगी उसके प्रति उनका और जिज्ञासा होगा और उसे सीखने के लिए वो और अभिप्रेरित होंगे। फलस्वरूप इसका परिणाम अच्छा होता है और वो उस विषय में परिपक्व हो जाते हैं। अच्छा पाठ्यक्रम निर्माण करने के लिए हमें इन सब बातों का जो विद्यार्थियों की रुचि से संबंधित है उसका जरूर ध्यान रखना चाहिए। 9 नंबर है सुसंबद्धता का सिद्धांत। सुसंबद्धता मतलब एक दूसरे से संबंधित होना चाहिए। पाठ्यचर्या के संदर्भ में सुसंबद्धता से आशय इस बात से है कि पाठ्य वस्तु एक दूसरे से भली भांति संबंधित हो। हिंदी से इतिहास जुड़ा हो, इतिहास से भूगोल जुड़ा हो, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हो, सबका जो मोरल हो वो एक हो। इसके लिए जो क्रियाकलाप होता है, जो पाठ्यचर्या में जो शामिल किया जाता है या जो भी कार्य करवाया जाता है वो भली भांति वो सारे पाठ्य वस्तु से संबंधित हो। अतः पाठ्यचर्या निर्माण करते समय हमें इस सुसंबद्धता का सिद्धांत का ध्यान जरूर रखना चाहिए। 10 नंबर है क्रिया का सिद्धांत। मनोविज्ञान में हुए क्रिया का सिद्धांत। मनोविज्ञान में हुए शोध कार्यों ने यह प्रमाणित किया है कि कर के सीखने का जो ज्ञान होता है वह बच्चों में ज़्यादा अस्थायी होता है, और आज इस सिद्धांत पे सबसे ज़्यादा हर स्कूल में पढ़ाई हो रहा है। ज़्यादा यह अस्थायी होता है, ज़्यादा दिन तक बच्चे इसे अपने दिमाग में रख सकते हैं और यह व्यक्तित्व के विकास में भी सहायक होता है। अतः हमें पाठ्यचर्या के निर्माण करते समय विभिन्न क्रियाकलापों को पाठ्यचर्या में स्थान देना चाहिए ताकि विद्यार्थियों द्वारा अर्जित ज्ञान में स्थायित्व आ सके और विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास हो सके। आजकल स्कूल में असाइनमेंट मिलता है, जो परियोजना मिलता है, यह इसका एक रूप है। तो इस परियोजना से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं और उनकी जो अंदर की प्रतिभा है वह भी निखरती है। 11 नंबर है विविधता एवं लचीलेपन का सिद्धांत। विविधता मतलब अलग अलग तरह का। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार पाठ्यचर्या में काफ़ी विविधता एवं लचीलापन होना चाहिए। ऐसा पाठ्यचर्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार जो बना दिया बस उसी पे चलते चले। उसको समय के साथ लचीलापन, समय के साथ उसमें बदलाव आना चाहिए और हर तरह से उसमें विविधता आना चाहिए। हर समाज से जो भी अच्छाइयाँ हैं उसमें
लेना चाहिए, जिससे कि विभिन्नता और व्यक्तिगत आवश्यकताओं एवं रुचियों का अनुकूलन हो सके। पाठ्यचर्या में विविधता एवं लचीलापन इस कारण से भी होना चाहिए कि उसे विद्यार्थियों की शारीरिक एवं मानसिक क्षमता जो होती है वह उनकी रुचि के अनुकूल बनाया जा सके। अतः पाठ्यचर्या निर्माण करते समय हमें इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखना। नंबर 12 है बाल केंद्रीयता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम बालक की वर्तमान परिस्थितियों तथा वर्तमान आवश्यकताओं पर आधारित होना चाहिए। वर्तमान में बालक को क्या आवश्यकता है, किस तरह से उनकी पढ़ाई करवानी चाहिए, यह सब ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए। बालकों के आयु, उनका विकास की प्रक्रिया, स्तर को ध्यान में रखना चाहिए कि बालक की जो प्राइमरी स्कूल के हैं उनके लिए अलग पाठ्यक्रम हो, जो माध्यमिक में हो उसके लिए अलग हो, जो हायर लेवल पे हैं उनके लिए अलग हो, यह सब स्तर ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही क्रियाओं के सहायता से बालकों को प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सकता है। साथ ही कुछ ऐसा भी पाठ्यक्रम होना चाहिए कि बच्चे उसमें क्रिया के साथ उससे जुड़ सके उस पाठ्यक्रम से, और उनको प्रत्यक्ष अनुभव हो सके। 13 नंबर है अवकाश प्रशिक्षण का सिद्धांत। हमारे स्कूलों में बहुत सारी छुट्टियां होती है, जैसे गर्मी के मौसम में लंबी छुट्टियां मिलती हैं, जाड़े के मौसम में लंबी छुट्टियां मिलती हैं, अनेक पर्व त्यौहार हैं। इन छुट्टियों का जो समय होता है वह व्यर्थ ही बर्बाद हो जाता है। तो हमें आज के समय के अनुसार यह आवश्यक है कि इस तरह से पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए कि वह जो छुट्टियां व्यर्थ जाती है वह बालकों के कार्य और उसके अवकाश को सदुपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाए। इस दौरान उन्हें कोई खेलकूद के लिए या कोई सामाजिक कार्य के लिए या कोई क्रिएटिव प्रशिक्षण देना चाहिए, ताकि बच्चे उस क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सके। इस तरह करिकुलम निर्माण के बहुत सारे सिद्धांत हैं, जिनमें से प्रमुख सिद्धांतों को मैंने आपको बताया है। आज के पाठ में बस इतना ही। थैंक यू।